हेलो किड्स, माई सेल्फ पूनम कुमावत और हम लोग किंगडम फंजाई डिस्कशन कर रहे थे। किंगडम फंजाई के अंदर हम लोगों ने किंगडम फंजाई को 4 अलग अलग डिवीज़न में डिवाइड किया था, जिसके अंदर जो फर्स्ट टाइप ऑफ फंजाई थी वो थी फाइकोमाइसेटिस, जो कि बहुत ही लोअर टाइप की फंजाई हम उसको कंसिडर करते हैं। ठीक है, जिसके अंदर जो सेप्टे थे वो ए सेप्टेट था, यानी कि जो माइसिलियम की प्रेजेंस की बात करें तो वो ए सेप्टेट थी, कोइनोसाइटिक थी और ब्रांच्ड थी। ठीक है, सिंपल उनके अंदर गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट और गैमेटेंजियल कॉपुलेशन के थ्रू हमें वहाँ पे जो रिप्रोडक्शन सेक्सुअल देखने को मिल रहा था। उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया था नेक्स्ट फंजाई, जिसके अंदर था एस्कोमाइसिटीज। ठीक है, एस्कोमाइसिटीज के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था, और जो जो मेन पॉइंट्स है वो मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ यहाँ पे। इसके अंदर हमने देखे थे कि जो इसके मेंबर होते हैं एस्कोमाइसिटीज के, वो मोस्टली तो कैसे थे, मल्टी सेलुलर ही थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे यूनिसेलुलर भी देखने को मिल रहा था, और एग्जाम्पल के फॉर्म में हमारे पास क्या आ रहा था, ईस्ट। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेटमेंट था एस्कोमाइसिटीज का, अगर उसके माइसीलियम की बात करें तो माइसीलियम जो था वो कैसा था, सेप्टेट था। ठीक है, और ब्रांच्ड था। ठीक है, और ब्रांच के अंदर छोटे छोटे, यानी कि जो सेप्टा थे उनके अंदर छोटे छोटे पोर भी प्रेजेंट थे, जिनसे साइटोप्लाज्म तो इजीली पास हो रहा था, लेकिन न्यूक्लियस उससे नहीं अलाउ कर रहा था वो न्यूक्लियस को। फिर हम लोगों ने इसके अंदर देखा था रिप्रोडक्शन की फिनोमिना। ठीक है, अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन में हमारे पास पहला जो रिप्रोडक्शन था वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, और एसेक्सुअल जो स्पोर बनते थे वो कौन से थे, कोनेडिया। और दूसरा जो टाइप है वो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमें यहाँ पे जो फिनोमेना, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है टोटल 3 स्टेप्स में कंप्लीट हो रहा था। एक तो जो प्लाज्मोगेमी है, ठीक है, उसके बाद में कैरियोगेमी, ठीक है, और उसके बाद में क्या है, मियोसिस। ठीक है, ये तीनों जो स्टेप है वहाँ पे जो मेथड था वो कौन सा था, सोमेटो या सोमेटोगेमी। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेक्सुअल मेथड जो था वो कौन सा था, सोमेटोगेमी, जिसके अंदर प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस तीनों हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स भी हमारे सामने आई थी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान। हम लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि सोमेटोगेमी के अंदर सेक्स ऑर्गन्स नहीं बनते हैं, 2 अलग अलग माइसीलियम एक दूसरे के पास आती हैं और एक दूसरे में क्या हो जाती है, फ्यूज्ड हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से सोमेटोगेमी में हमें देखने को मिला था। लेकिन जब यहाँ पे प्लाज्मोगेमी हो जाती है तो प्लाज्मोगेमी के बाद जो हमारे सामने स्ट्रक्चर आती है वो बनती है डाइकैरियोन। ठीक है, डाइकैरियोन मतलब एक ही सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस की प्रेजेंस हमें देखने को मिल रही थी। उसके बाद हमारे पास डाइकैरियोन के बाद फिर किसका फॉर्मेशन होता है, जो सेल डाइकैरियोन थी उसके ऊपर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बन रही थी, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, एस्कस। ठीक है, और इस एस्कस के अंदर जो मियोसिस परफॉर्म होती है, एस्कस के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस देखने को मिल रही थी, या कैरियोगैमी बोल सकते हैं यहाँ पे, कैरियोकाइनेसिस नहीं कैरियोगैमी होता है। ठीक है, यानी कि 4th स्टेप में हमें क्या देखने को मिल रहा था, कैरियोगैमी। उसके बाद हमारे पास 5th स्टेप में जो आ रहा था क्या बना, डिप्लॉयड न्यूक्लियस बना था। ठीक है, 6th स्टेप अगर आपको पता है, डिप्लॉयड न्यूक्लियस ने कौन सा डिवीजन किया, मियोसिस डिवीजन किया, और उससे क्या बने, 7th स्टेप में हमारे पास एस्कोस्पोर्स बने, एस्कोस्पोर्स। ठीक है, एस्कोस्पोर किसके अंदर बनते हैं, इनसाइड द एस्कस, इनसाइड द एस्कस। ठीक है, और इसी के साथ जो एस्कोस्पोर फिर क्या करते हैं, माइटोसिस डिवीजन करेंगे, माइटोसिस डिवीजन इन एस्कोस्पोर।
ठीक है। और यहाँ फिर जैसे ही माइटोसिस डिवीजन हुई तो स्पोर्स का जो नंबर है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और फिर क्या बन रही थी, एक फ्रूटिंग बॉडी बनती है। और एस्कोमाइसिटीज में जो फ्रूटिंग बॉडी होती है उसको हम किस नाम से जानते हैं, एस्कोकार्प के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट टर्म्स थी वो हमारे पास डाइकैरियन स्टेज थी, एस्कस का फॉर्मेशन था, एस्कोस्पोर बन रहे हैं और एस्कोकार्प बन रहे हैं। तो इस तरीके से ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हमारे सामने आती है। फिर नेक्स्ट हमारे पास 10th स्टेप में क्या होते हैं, जो एस्कोस्पोर्स थे, एस्कोस्पोर्स क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। फ्री होके वो क्या करते हैं, जर्मिनेशन करेंगे। ठीक है, और जर्मिनेट होके नया माइसीलियम का फॉर्मेशन करते हैं, न्यू माइसीलियम फॉर्मेशन। तो इस तरीके से हमारे पास टोटल 12 स्टेप के अंदर जो एस्कोमाइसिटीज के अंदर जो सोमेटोगैमी है वो कंप्लीट होती दिखाई देती है। डायग्रामेटिकली हमने जो रिप्रेजेंटेशन था वो लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने देखा था। अब हम बात करते हैं कि जो एस्कोकार्प बनते हैं, यानी कि जो स्पोर होते हैं एस्कोकार्प्स, ये कितने टाइप के बनते हैं। ठीक है, तो एस्कोकार्प बेसिकली 3 टाइप्स के बनते हैं। हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ एस्कोकार्प। ठीक है, तो 3 टाइप कौन कौन से हैं, एक तो होते हैं जिसको बोलते हैं क्लिस्टोथीशियम, कुछ एक होते हैं पेरीथीशियम और एक होते हैं एपोथीशियम। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास 3 टाइप है किसके, एस्कोस्पोर्स के। ठीक है, अगर हम इनके देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये क्या होते हैं, क्लोज्ड होते हैं और बॉल शेप्ड थे। ठीक है, अगर जो एस्कोस्पोर क्लोज हैं और बॉल शेप के बनते हैं। ठीक है, और जो पेरीथीशियम होते हैं वो फ्लास्क शेप के हैं, फ्लास्क शेप्ड होते हैं। और जो एपोथीशियम होते हैं वो ओपन होते हैं और डिस्क शेप के होते हैं। तो मतलब जो स्पोर्ट्स हैं ये अलग अलग स्टाइल के अंदर या अलग अलग फॉर्म में ये बनते हैं, यानी स्ट्रक्चरिंग का क्या क्या रहता है, अलग अलग देखने को मिलता है। तो एस्कोस्पोर बेसिकली कैसे स्पोर होते हैं, ये सेक्सुअल स्पोर है। ठीक है, क्योंकि एसेक्सुअल स्पोर में तो क्या प्रेजेंट होता है, कोनेडिया प्रेजेंट होता है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एग्जाम्पल ऑफ एस्कोमाइसिटीज। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम्पल्स पे, क्योंकि एग्जाम्पल जो है वो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो वो पहला एग्जाम्पल, सबसे फेमस एग्जाम्पल होता है ऐसी फंगस जिसको आप 9th क्लास से पढ़ने लगे थे, उसका नाम है पेनिसिलियम। ठीक है, पेनिसिलियम आपने पढ़ा था कि एक ऐसी फंगस थी जिससे पहली एंटीबायोटिक का फॉर्मेशन हुआ था और उस एंटीबायोटिक का नाम था पेनिसिलिन। ठीक है, तो यहाँ पे पेनिसिलियम जो है वो एक फंगस है। तो पेनिसिलियम जो किस ग्रुप में है, तो आप बोल सकते हो कि पेनिसिलियम जो है एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है। दूसरी चीज आपको यहाँ देखनी है कि पेनिसिलिन का सेकंड नेम क्या है। तो पेनिसिलिन को आप ब्लू और या ग्रीन मोल्ड के नाम से जानते हैं, ब्लू या ग्रीन मोल्ड के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा पेनिसिलिन के बारे में आप लोगों ने अभी तक पढ़ा है, पेनिसिलिन एक्चुअली एक फंगस है, लेकिन इसकी अलग अलग स्पीसीज की बात करें तो इसकी जो पेनिसिलिन नोटेटम, यानी कि इसके अंदर एक स्पीसीज होती है पेनिसिलियम नोटेटम। ठीक है, पेनिसिलिन नोटेटम जो वो फंगस थी जिसके ऊपर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने काम किया था। ऑब्टेन्ड द एंटीबायोटिक। ठीक है, और इस एंटीबायोटिक का नाम क्या था, पेनिसिलिन। कौन सी एंटीबायोटिक थी, पेनिसिलिन। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी पेनिसिलियम से पेनिसिलिन एंटीबायोटिक ऑब्टेन किया जाता है, तो आपका आंसर रहेगा पेनिसिलियम नोटेटम।
ठीक है। अब पेनिसिलियम जो था यानी कि पेनिसिलिन क्या थी, ये फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक थी, एंटीबायोटिक। ठीक है। अब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को इस चीज़ के लिए नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है। लेकिन अब जो पेनिसिलिन है वो अलग अलग स्पीसीज जो पेनिसिलिन के उससे भी ऑब्टेन की जाती है। ठीक है। इसी के साथ ही अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक डॉक्टर है, डॉक्टर थे ब्रिटिश के अंदर, ब्रिटिश आर्मी में, और उन्होंने कौन से बैक्टीरिया पे काम किया, क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, एक्स्ट्रा पॉइंट्स, क्योंकि वो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो अगर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बारे में पूछा जाए कि ये कौन थे, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग बेसिकली एक आर्मी डॉक्टर थे। ये क्या थे, वॉज डॉक्टर इन ब्रिटिश आर्मी। ठीक है। और इन्होंने बैक्टीरियम, और कौन से बैक्टीरियम पे स्टडी किया था, तो एक बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोफाइलोकोकस पे इन्होंने क्या किया था, वर्क किया था। और यहाँ पे जो इनकी डिस्कवरी थी, जो वो एक बाय चांस डिस्कवरी थी, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फ्लेमिंग की जो डिस्कवरी थी वो एक बाय चांस थी। एक्चुअली क्या हुआ था कि ये अपने लैबोरेटरी के अंदर जो ये बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस, इसको क्या कर रहे थे, ग्रो कर रहे थे, और या स्टेपोफाइलोकोकस ग्रो कर रहे थे, और इन्होंने वो अपनी खिड़की के पास रखी हुई थी ड्रेस के अंदर ये बैक्टीरिया। तो उन्होंने देखा कि कुछ टाइप की फंगस यानी कि पेनिसिलिन आके उस डिस्क के ऊपर क्या कर रही है, ग्रोथ कर रही है। जैसे ही उस पेनिसिलिन की प्रेजेंस हुई तो उन्होंने पाया कि जो बैक्टीरिया है उसकी जो नंबर है वो इंक्रीज नहीं हो रहा, यानी कि एक पर्टिकुलर फंगस की प्रेजेंस ने बैक्टीरिया के अंदर उसका नंबर ऑफ कॉपीज इंक्रीज करने की प्रोसेस को क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया। तो यहाँ पे एक बाय चांस डिस्कवरी माना जाता है ये। तो ये क्या था, बाय चांस डिस्कवर्ड द पेनिसिलिन। ठीक है। लेकिन इस चीज के लिए इनको क्या मिला था, नोबेल प्राइज भी मिला था, यानी कि वॉज अवॉर्डेड, फ्लेमिंग वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर इट। इसके बाद में भी इन्होंने सबसे पहले एंटीबायोटिक बनाया था, इसीलिए इनको अवार्ड दिया गया। ठीक है। तो पेनिसिलिन का अगर हम डायग्राम देखें तो किस तरीके से हमारे सामने आता है, पेनिसिलिन के अंदर इस तरीके से हमें ब्रांच्ड फॉर्म देखने को मिलती है। ठीक है। इस तरीके से जो पेनिसिलिन है वो क्या रहती है, ब्रांच्ड फॉर्म में प्रेजेंट होती है। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे इस तरीके से काफ़ी सारे अलग अलग आपको देखने को मिलेंगे, इस तरीके से ब्रांच्ड फॉर्म है, और इनके ऊपर इस तरीके से छोटे छोटे क्या प्रेजेंट होते हैं, कोनिडिया की प्रेजेंस हमें देखने को मिलती है। तो बेसिकली जो पेनिसिलिन है उसके ऊपर जो एसेक्सुअल स्पोर आपको इजीली ऑब्जर्व होते हैं, और ये जो है वो क्या है, कोनिडिया। ठीक है। कोनिडिया क्या होते हैं, एसेक्सुअल स्पोर है। ठीक है। और वहीं जहाँ पे ये कोनिडिया बनते हैं इसको हम किस नाम से जानते हैं, ये एक ब्रांच्ड कोनिडियोफोर है, कोनिडियोफोर। ठीक है। तो कोनिडिया यहाँ पे एसेक्सुअल जो स्पोर है वो एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पे पेनिसिलिन के अंदर एसेक्सुअल स्पोर क्या बनेगा, कोनिडिया। ठीक है। तो पेनिसिलिन ये फर्स्ट एग्जांपल था। सेकंड एग्जांपल हम देखें तो वो आता है एस्परजिलस। ठीक है। तो एस्परजिलस सेकंड एग्जांपल है। अगर फाइकोमाइसिटीज के दो एग्जांपल इंपॉर्टेंट थे, एक तो राइजोपस और म्यूकर जो ब्रेड मोल्ड के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे जो एस्कोमाइसिटीज के जो मेन एग्जांपल है उनके अंदर हम पेनिसिलिन कर चुके हैं, और अब किस पे आ गए,
एस्पेरेजिलस पे। एस्पेरेजिलस का जो कॉमन नेम है वो क्या है, ब्लैक और ब्राउन मोल्ड के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है, या फिर आप इसको ब्लैकी स्मोकी मोल्ड भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये तो इसका हो गया कॉमन नेम। अब हम बात करते हैं एस्पेरेजिलस के बारे में। तो एस्पेरेजिलस की अलग अलग स्पीसीज है, जिनके अंदर कुछ स्पीसीज बड़े इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एस्परजिलस नाइगर, एस्परजिलस नाइगर, ठीक है। ये जो स्पीसीज है इससे इसको वीड ऑफ लेबोरेटरी बोला जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, वीड ऑफ लेबोरेटरी, ठीक है। और इससे प्रोड्यूस किया जाता है एक एसिड, कौन सा, सिट्रिक एसिड, ठीक है। तो इससे कौन सा एसिड प्रोड्यूस होता है, सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। एस्परजिलस का अगर डायग्राम देखें तो इस तरीके से हमारे सामने एक डायग्राम ड्रॉ होता है एस्परजिलस का, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे एस्परजिलस को तो आप यहाँ देखोगे कि यहाँ पे जो प्रेजेंस है माइसीलियम की वो कैसी है, अनब्रांच्ड फॉर्म में है। यानी कि यहाँ पे भी हमें क्या देखने को मिलते हैं, कॉनिडिया देखने को मिलते हैं, लेकिन पेनिसिलिन से अलग है, क्योंकि अगर पेनिसिलिन में देखोगे तो जो कोनिडियोफोर था वो कैसा था, वो ब्रांच्ड था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो कोनिडियोफोर है ये क्या है, अनब्रांच्ड है, अनब्रांच्ड कोनिडियोफोर देखने को मिलता है, अनब्रांच्ड होता है, और ये जो है वो क्या है, कोनिडिया। तो यहाँ पे भी ये सेक्शुअल स्पोर बेसिकली क्या रहते हैं, कोनिडिया ही रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्पीसीज है वो मैंने आपको बता दी, एस्पारेजिलस नाइगर, जिससे कौन सा एसिड मिलता है, सिट्रिक एसिड। इसके अलावा और भी हमारे सामने आती है एक जो स्पीसीज है वो है एस्पारेजिलस प्रोलेगिफेरस, ठीक है। और इससे एक एंटीबायोटिक ऑब्टेन की जाती है, एंटीबायोटिक कौन सी, प्रोलीफेरिन, ये एक एंटीबायोटिक है, ये इनसे मिलती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो इम्पोर्टेंट जो एग्जाम्पल है एस्पेरेजिलस के वो आपके सामने है, ठीक है। और अब हम देखते हैं थर्ड एग्जाम्पल एस्पेरेजिलस का, सॉरी एस्कोमाइसिटीज का। जो थर्ड एग्जाम्पल हमारे सामने आता है वो है क्लेविसेप्स, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल क्या है, क्लेविसेप्स। अगर क्लेविसेप्स की बात करें तो क्लेविसेप्स को जो इसकी एक स्पीसीज है जिसका नाम होता है क्लेविसेप्स परप्यूरिया, ये जो है स्पीसीज एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिजीज कोज करती है जो कि बाजरा के अंदर होती है, कोजेज इरगोट डिजीज इन ऑफ बाजरा, ठीक है। ये या फिर आप राई भी बता सकते हो, ठीक है। तो इरगोट डिजीज जो है वो बेसिकली एक फंगल डिजीज है, आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो ये क्लेविसेप्स है इससे एक ड्रग भी ऑब्टेन की जाती है, इरगोटिन। इरगोटिन क्या है, एक ड्रग है, वो भी किससे, इस फंगस से ही क्या ऑब्टेन की जाती है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट। इसके अलावा एक क्लेविसेप्स से एक नेक्रोटिक ड्रग बनती है, ए नेक्रोटिक ड्रग जो कि LSD के नाम से जानते हैं। इट इज ऑल्सो obtained फ्रॉम LSD, यानी कि लर्सेर्जिक एसिड डाइइथाइलेमाइड
ठीक है। ये एक हाइलोसिनोसिस ड्रग है, यानी कि हाइलोसिनोसिस का मतलब होता है जो कि दिन में सपने दिखाने वाली, यानी कि ब्रेन जो होता है वो कॉन्शियसनेस नहीं रहता प्रॉपर, और वो एक मतलब इमेजिनेशन के अंदर ब्रेन चला जाता है, जो वो सोचता है वही उसको फील होता है, तो हाइलोजिनेसिस बोला जाता है। तो नेक्रोटिक ड्रग बनती है एलएसडी, यानी कि लर्सेजिक एसिड डाइथाइलेमाइड, ठीक है। तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद में जो फोर्थ एग्जाम्पल आता है हमारे पास उसका एस्कोमाइसिटीज का, वो है मार्सेला। ठीक है। तो ये एग्जाम्पल भी इम्पॉर्टेंट है। अभी तक हम लोगों ने टोटल 3 एग्जाम्पल कर चुके हैं, ये 4th एग्जाम्पल है। इसको कॉमनली मॉरल्स बोला जाता है, मॉरल्स, ठीक है। और मॉरल्स का जो है, मॉरल्स क्या है तो आप बता सकते हो, ये आपके नीट का क्वेश्चन भी था। ये एक इडेबल क्या है, फंगस है। ये क्या है, एक इडेबल फंगस, ठीक है। तो इसके अलावा 5th एग्जाम्पल हमारे सामने इसका आता है न्यूरोस्पोरा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, न्यूरोस्पोरा, ठीक है। न्यूरोस्पोरा जो है इसको हम रेड और पिंक मोल्ड के नाम से जानते हैं। एक तो कॉमन क्वेश्चन ये आता है, और दूसरा ये जो है इसका मतलब लेबोरेटरीज में बहुत फ्रीक्वेंटली यूज किया जाता है, यानी कि हम बोल सकते हैं इट इज यूज्ड फॉर द स्टडी ऑफ जेनेटिक्स एंड बायोकेमिकल स्टडीज इन प्लांट किंगडम। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जेनेटिक और बायोकेमिकल जितनी भी स्टडी होती है तो वहाँ पे एक्सपेरिमेंट के लिए जो फंगस यूज़ की जाती है वो कौन सी फंगस है, न्यूरोस्पोरा। इसीलिए ही न्यूरोस्पोरा को एक स्पेसिफिक नेम से जाना जाता है। न्यूरोस्पोरा को क्या बोला जाता है, इसको ड्रोसोफिला बोला जाता है, ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम किस फंजाई को बोला जाता है, तो आपका आंसर रहेगा न्यूरोस्पोरा को बोला जाता है। इसके अलावा एक एक्सपेरिमेंट भी था न्यूरोस्पोरा पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है। 2 साइंटिस्ट थे, एक का नाम था बिडल और एक का नाम था टैटम, ठीक है। इन दोनों ने प्रपोज की थी एक हाइपोथेसिस, प्रपोज 1 जीन 1 एंजाइम थ्योरी, ठीक है। तो ये जेनेटिक्स की थ्योरी थी, एक जीन से एक ही एंजाइम बनता है, जो कि आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे इसके बारे में। तो इन जेनेटिक्स, और ये जो एक्सपेरिमेंट था वो किस में हो रहा था, जेनेटिक्स के अंदर, बाय एक्सपेरिमेंटिंग ऑन न्यूरोस्पोरा, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए इनको जो था नोबेल प्राइज भी मिला था, they were awarded Nobel Prize फॉर इट, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया। तो यहाँ पे ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने बताया है, ये वाला जो बिडल और टैटम है, इन्होंने एक्सपेरिमेंटली इनका बड़ा यूज़ किया है, और किस एक्सपेरिमेंट में 1 जीन 1 एंजाइम थ्योरी के अंदर, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा एक लास्ट एग्जाम्पल और आता है एस्कोमाइसिटीज का, और वो एग्जाम्पल है हम लोगों ने टोटल 5 एग्जाम्पल के लिए ना, अब 6th एग्जाम्पल देखते हैं एस्कोमाइसिटीज का, वो होता है ट्रफल्स, ठीक है। ट्रफल्स भी मेंबर है एस्कोमाइसिटीज का, इसको ट्रफलीज के नाम से जाना जाता है, और ये भी क्या है, एक ईडेबल फंगस है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आगे, और लास्ट 7th एग्जाम्पल हम लेते हैं ईस्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ईस्ट भी किसका मेंबर है, ईस्ट भी
जो ये एस्कोमाइसिटिस फैमिली है इसी का ही मेंबर है। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि यीस्ट इसलिए भी एक यूनिक फंगस है क्योंकि ये एक अकेली फंगस है जो कि यूनिसेलुलर फॉर्म में प्रेजेंट रहती है, ठीक है। और एस्कोमाइसिटिस के जो मेंबर होते हैं वो बेसिकली कौन से हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, लेकिन ये यहाँ पे कैसे है, यूनि सेलुलर क्या है, फंजाई है। कैसी फंजाई है, ये एक यूनिसेलुलर फंजाई है। एक्चुअली ये भी क्वेश्चन आता है कि जो यीस्ट होती है वो कहाँ ग्रो करती है, तो यीस्ट जो है वो ग्रोज ऑन राइप्ड जो है फ्रूट्स, उनके ऊपर क्या करती है, राइप्ड फ्रूट्स लाइक जैसे कि ग्रेप्स हुए, ठीक है, शुगर कैन हुई, ठीक, डेट पाम और फ्लावर्स, ठीक है। तो इन सब के ऊपर ये क्या करते हैं, राइप्ड फ्रूट्स होते हैं, इनके ऊपर ये ग्रो करती है, ठीक है। अब जो एस्को एक तो ये यूनिक पॉइंट है ही है कि ये कैसी फंजाई है, यूनिसेलुलर है और राइप्ड फ्रूट पे ग्रोथ करती है। नेक्स्ट अगर हम इसकी माइसीलियम की बात करें, यीस्ट का माइसीलियम कैसा होता है, तो आप यहाँ पे माइसीलियम के बारे में लिखोगे कि यहाँ पे माइसीलियम क्या होता है, एब्सेंट होता है, ठीक है। यानी कि माइसीलियम की यहाँ पे क्या देखने को मिलेगी, एब्सेंस देखने को मिलेगी, ठीक है। तो अब कैसे माइसीलियम का फॉर्म होता है, तो यीस्ट जो है कि अगर, यानी कि मैं यहाँ लिख देती हूँ, इफ यीस्ट आर ग्रोन इन शुगर सॉल्यूशन, अगर आप यीस्ट को शुगर सॉल्यूशन में डाल देते हो तो क्या बनता है, देन सूडोपोडिया, यानी कि सूडो आप बोल सकते हो, क्या बनेगा, सूडो माइसीलियम का क्या होता है, इज फॉर्म्ड, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इनके अंदर एक ट्रू माइसीलियम ना हो के क्या प्रेजेंट होता है, एक सूडो माइसीलियम, लेकिन वो कब बनता है, जब आप उसको शुगर सॉल्यूशन में रख देते हो, क्योंकि शुगर सॉल्यूशन के आते ही इनके अंदर जो ग्रोथ रेट होती है वो बहुत बढ़ जाती है। यानी कि शुगर सॉल्यूशन में क्या होता है, इनके अंदर जो ग्रो है, यानी कि दे ग्रो ग्रो वेरी फास्ट, ठीक है, बड़े जल्दी जल्दी ये क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं। तो आप देखोगे ये एक यीस्ट, इसके ऊपर दूसरी, दूसरी पे तीसरी, इस तरीके से क्या है, एक फिलामेंटस लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। और ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्या नाम देते हैं, सूडोमाइसीलियम बोला जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब जब ये शुगर सॉल्यूशन में आती है तो इनके अंदर जो ग्रोथ बहुत फास्ट हो जाती है। तो अगर आपको पता है, मैंने पहले प्रीवियस क्लासेस में भी बताया भी था कि जो यूनिसेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर, इनके अंदर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों ही अगर आप ध्यान से समझोगे तो इन दोनों ही प्रोसेस के अंदर नंबर ऑफ जो सेल्स हैं वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है बोथ आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, ये इंटर रिलेटेड होते हैं। इसीलिए इनको हम किस नाम से जानते हैं, इनको म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो क्या होता है कि जब आप शुगर सॉल्यूशन में इसको रखते हो यीस्ट को, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे नंबर तो ग्रोथ तो होगी प्लस यहाँ पे रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हो रहा है, और अपने नंबर ऑफ कॉपीज को ये क्या कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर क्या होती है कि जब इनके अंदर डिवीजन होती है तो बर्ड की फॉर्म में इस तरीके से एक के ऊपर दूसरा बर्ड इस तरीके से क्या होता है, लगातार फॉर्म होता रहता है। और दिखने में ये क्या होती है, बिल्कुल फिलामेंटस टाइप होती है। और इसको हम किस नाम से जानते हैं, सूडो माइसीलियम के नाम से हम इनको जानते हैं, ठीक है।
तो ईस्ट के आगे अब हम देखते हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। ठीक है, ईस्ट का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करें तो ईस्ट का जो है पहला हमारे साथ आता है। तो ईस्ट जो है इसको हम बोलते हैं फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन फंजाई के नाम से ये जानी जाती है, क्योंकि ये डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट जो होती है फॉर्म करती है कौन सी फिनोमिना से, फर्मेंटेशन, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन फंजाई। आप लिख भी सकते हो बिकॉज डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स आर formed by fermentation with the help of yeast। ठीक है, तो यहाँ पे फर्मेंटेशन की फिनोमिना हमें बहुत फ्रीक्वेंटली इसके अंदर देखने को मिलती है, जिससे वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होता है। जैसे अगर हम देखें तो आप देखोगे कि जो फर्मेंटेशन एजेंट है वो बेकरी के अंदर भी यूज़ किया जाता है, जहाँ से क्या बनेगा, ब्रेड, यानी कि फर्मेंटेशन एजेंट यूज़ किया जाता है, फर्मेंटेशन एजेंट्स इन बेकरी, बेकरी फील्ड को आप या फिर ब्रेड इंडस्ट्री भी बोल सकते हो, ब्रेड इंडस्ट्री। ठीक है, इसके अलावा जो सेकंड पॉइंट है वो जो ईस्ट है इसको जो फर्मेंटेशन एजेंट यूज किया जाता है, फर्मेंटेशन एजेंट्स किसके अंदर, इन ब्रेविरी यानी कि वाइन इंडस्ट्री। तो ये वाइन इंडस्ट्री और ब्रेड इंडस्ट्री के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यहाँ पे ये फर्मेंटेट करके ब्रेड का फॉर्मेशन करती है या वाइन का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, तो जो ईस्ट है, ईस्ट का अगर साइंटिफिक नेम आपसे पूछा जाए तो इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो है सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, सेरेवेसी, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। ठीक है, या फिर आप इसको कॉमनली किस नाम से जानते हो, बेकर ईस्ट के नाम से ये जानी भी जाती है। ठीक है, इसके अलावा जो ये तो था फर्स्ट, ये फर्मेंटेशन यूज किया जाता है, और जो सेकंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हमारे सामने आती है फंजाई की, वो होती है कि इसके थ्रू एक विटामिन का फॉर्मेशन होता है और उसका नाम है राइबोफ्लेविन, यानी कि विटामिन B12 is obtained from yeast। यानी कि सैक्रोमाइसिस सेरेवेसिस से ईस्ट जो है इससे हमें क्या मिलेगा, ब्रेड, वाइन भी मिलेगी, विटामिन B12 का भी फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल थे वो किसके थे, एस्कोमाइसिटीज फैमिली के, मतलब एस्कोमाइसिटीज के एग्जाम्पल थे, जिसके अंदर आपने सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल पढ़े हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। और अब हम देखते हैं नेक्स्ट डिवीजन जो है वो है बेसिडियो माइसिटीज, बेसिडियो माइसिटीज। ठीक है, एस्कोमाइसिटीज कंप्लीट कर दिया है हम लोगों ने, उसके अंदर हमने डिफरेंट एग्जांपल्स भी देख लिए, जैसे कि पेनिसिलिन और जो न्यूरोस्पोरा है, ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं इन दोनों के। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि पेनिसिलिन किस डिवीजन में रखा जाता है किंगडम फंजाई के अंदर, देन आपको एस्कोमाइसिटीज आंसर करना होता है। अब देखते हैं बेसिडियोमाइसिटीज है, इसका कॉमन नाम क्या है, बेसिडियोमाइसिटीज को क्लब फंजाई के नाम से जानते हैं, क्लब फंजाई। ठीक है, इसको हम किस नाम से जानते हैं, क्लब फंजाई के नाम से जानते हैं। और इसका अगर हैबिटेट देखें, ठीक है,
यानी कि इसके जो मेंबर है वो कहाँ मिलेंगे हमें, तो ये ग्रो करते हैं इन सॉइल, ठीक है, ऑन लॉग्स, ऑन ट्री स्टम्प्स पे एंड इन लिविंग प्लांट बॉडीज एज पैरासाइट्स, ठीक है। तो ये इनका क्या होता है, स्पेसिफिक हैबिटेट्स है सॉइल के अंदर, लॉग्स पे, ट्री स्टम्प्स पे, लिविंग प्लांट में एज अ पैरासाइट भी ये देखे जाते हैं, ठीक है। तो ये इनका स्पेसिफिक क्या होता है, हैबिटेट होता है। अगर आपको एस्कोमाइसिटीज का पता हो, एस्कोमाइसिटीज को हम क्या जानते हैं, सैक फंजाई बोलते हैं, क्योंकि उसमें एक सैक लाइक स्ट्रक्चर एस्कस बनता है, इसलिए इसको एस्कोमाइसिटीज। सबसे पहली जो फंजाई हमने पढ़ी थी वो फाइकोमाइसिटीज थी, वो लोअर फंजाई थी, सबसे सिंपल थी इसीलिए उसको लोअर फंजाई, और वो मेनली एक्वेटिक थी इसीलिए उसको एल्गल फंजाई के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे कॉमन नाम जो है वो आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो हमारा नेक्स्ट जो आता है वो बेसिडियोमाइसिटीज थी। अब इसका अगर कॉमन नेम पूछा जाए तो इसको क्लब फंजाई के नाम से जाना जाता है, और इसका हैबिटेट हम लोगों ने देख लिया। अब जो बेसिडियोमाइसिटीज है इसके माइसीलियम को डिस्कशन करते हैं कि इसका जो फंगल बॉडी है यानी कि माइसीलियम किस तरीके की प्रेजेंट होती है। तो आप माइसीलियम इसकी भी कैसे देखोगे, ब्रांच्ड होगी, ठीक है, और कैसी होगी, सेप्टेट होगी, ब्रांच भी है और सेप्टेट भी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि जो बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर है इनके जो माइसीलियम की सेप्टा है, मान लो ये माइसीलियम है और ये सेप्टा है, इन सेप्टा के अंदर भी हमें क्या देखने को मिलेंगे, छोटे छोटे सेप्टल पोर्स देखने को मिलते हैं। ये हम मान के चलते हैं, इनको हम डोलीफोरी सेप्टा बोला जाता है। डोलीफेरी सेप्टा का मतलब है यहाँ पे कि यहाँ पे सेप्टा जो होते हैं वो काफ़ी स्पेशल टाइप्स होते हैं, यानी कि इनके जो स्पेशल टाइप क्या होते हैं, सेप्टा होते हैं, ठीक है, जिनको हम डोलीफोरी सेप्टा बोलते हैं, क्योंकि एक बिग पोर, वन बिग पोर इज प्रेजेंट बिटवीन द एवरी सेप्टा। यानी कि आप देखोगे कि इसको आप इस तरीके से समझो कि एक बड़ा सा पोर आपको हर एक सेप्टा के अंदर ऐसे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं डोलीफोरी सेप्टा का मतलब क्या होता है कि वन बिग पोर इज प्रेजेंट बिटवीन एवरी सेप्टम, हर एक सेप्टा के बीच में एक बड़ा सा पोर देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से इनको हम डोलीफोरम सेप्टा बोला जाता है। अब जो डोलीफोरम सेप्टा होते हैं वो डॉम शेप स्ट्रक्चर भी फॉर्म करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो इनकी माइसीलियम है इनके ऊपर एक तो डोलीफोरा सेप्टा की प्रेजेंस हमें देखने को मिल रही है, दूसरी इनकी माइसीलियम की खास बात होती है वो होता है क्लैम्प। फर्स्ट तो क्या है, डोलीफोरा सेप्टा, और दूसरी होती है क्लैम्प कनेक्शन, जो कि बहुत ही यूनिक फीचर है किसका, बेसिडियोमाइसिटीज का, ठीक है। क्लैम्प कनेक्शन का मतलब क्या होता है, एक ट्यूबुलर रिलेशनशिप होता है। मैं लिख देती हूँ, क्लैम्प कनेक्शन का मतलब होता है इट इज ए ट्यूबुलर रिलेशनशिप between two neighboring सेल्स, दो नेबर सेल्स के बीच में ये एक ट्यूबुलर रिलेशन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अब ये जो रिलेशनशिप है ये हेल्प करती है कनेक्शन करने में, या फिर विच हेल्प ऑफ दिस कनेक्शन द न्यूक्लियस ऑफ वन सेल कैन माइग्रेट टू नाइबरिंग सेल, ठीक है। देन इस एक सेल दूसरी सेल के अंदर जब माइग्रेट करता है तो वहाँ पे एक बाई न्यूक्लिएट स्टेट बनती है जिसको हम डाइकैरियोटिक बोला जाता है। तो क्लैम्प कनेक्शन जो है बेसिकली चेंज क्यों यूज़ किया जाता है, यानी कि पहले हम देखते हैं क्लैम्प कनेक्शन होता क्या है, फिर ये आगे समझ में आएगा। मान लो ये माइसीलियम है, ध्यान से समझना है, यहाँ पे ये माइसीलियम है और एक माइसीलियम में एक न्यूक्लियस देखने को मिल रही है। इस माइसीलियम को हम बोलते हैं मोनोकैरियोटिक माइसीलियम,
ठीक है, यानी कि यहाँ पे हर एक न्यूक्लियस, हर एक सेल के अंदर फंगल सेल है तो हर एक न्यूक्लियस देखने को मिलती है। ठीक है, अब यहाँ पे जब क्लैंप कनेक्शन आ जाएगा, क्लैंप कनेक्शन, तो वहाँ क्या देखने को मिलता है? क्लैंप कनेक्शन के अंदर आप देखोगे इस तरीके से दो सेल जो है वो आपस में जुड़ती हैं। इसे डोम लाइक स्ट्रक्चर के अंदर हमारे सामने क्या बनता है? एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर फॉर्म होती है। ठीक है, इस तरीके से मान लो हम लोगों ने क्लैंप बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे सामने क्या देखने को मिलता है? क्लैंप कनेक्शंस। ये जो है इनको हम क्या बोलते हैं? क्लैंप बोला जाता है। तो इसका जो न्यूक्लियस है वो माइग्रेट करके इधर आ जाएगा, इसका जो माइग्रेट करके इधर, इधर से इधर, इस तरीके से जो न्यूक्लियस है वो इन क्लैंप कनेक्शन से, यानी कि ये क्लैंप्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं, with the help of this connection, the nucleus of one cell can migrate to the neighboring cell। ठीक है, ड्यू टू दिस क्लैंप कनेक्शन। अब फिर हमें इस कनेक्शन के दौरान जो हमें माइसीलियम है वो कैसी देखने को मिलेगी? इस क्लैंप कनेक्शन का जो रिजल्ट हमारे सामने आएगा वो आप देखोगे कि जो माइसीलियम है जो मोनोकैरियोटिक थी अब वो किस में कन्वर्ट होगी? डाइकैरियोटिक माइसीलियम। ठीक है, इस तरीके से डाइकैरियोटिक यानी कि मोनोकैरियोटिक जो माइसीलियम है वो किस में कन्वर्ट हो चुकी है? अब डाइकैरियोटिक माइसीलियम के अंदर। तो इस तरीके से ये क्लैंप कनेक्शन है। तो अगर इनका फंक्शन पूछा जाए, क्लैंप कनेक्शन का मेनली फंक्शन क्या है, तो क्लैंप कनेक्शन का मेन फंक्शन ही हमारे सामने ये होता है कि ये जो कनेक्शन होते हैं ये यूज किए जाते हैं। कनेक्शन इज यूज्ड टू चेंज मोनोकैरियोटिक माइसीलियम टू डाइकैरियोटिक माइसीलियम इन बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से ये माइसीलियम देखने को मिलती है। तो अगर बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर माइसीलियम देखोगे तो वैसे तो ये क्या होती है? ब्रांच्ड होती है और सेप्टेट होती है, लेकिन इनकी दो खास बात होती है। एक तो ये डोलीफोर सेप्टा होते हैं, इनके बड़ा सा पोर प्रेजेंट होता है। एक दूसरे इनके माइसीलियम में क्या बनते हैं? क्लैंप कनेक्शंस बनते हैं। ठीक है, एक ट्यूबुलर रिलेशनशिप होता है नेबरिंग सेल्स के बीच में, जहाँ पे जो मोनोकैरियोटिक माइसीलियम है वो इन क्लैम्प्स की वजह से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? डाइकैरियोटिक माइसीलियम के अंदर। यही इनका क्या होता है? मेन फंक्शन भी देखने को मिलता है। अब देखते हैं कि इनके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है, यानी कि जो बेसिडियोमाइसिटीज है इनके अंदर रिप्रोडक्शन की फिनोमिना हम देखें तो कैसा होगा। तो रिप्रोडक्शन हमें पता है दो तरीके से रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। देखो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो आप देखोगे कि यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है जनरली नहीं प्रेजेंट होता है, यानी कि एसेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दूसरा जो रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा वो होता है वेजिटेटिव। इनके अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जरूर देखने को मिलता है, वो किसके थ्रू? बाय जो फ्रेगमेंटेशन है उनके थ्रू। ठीक है, तो फ्रेगमेंटेशंस के थ्रू इनके अंदर वेजिटेटिव जरूर देखने को मिलेगा। तो लेकिन अगर आप देखोगे
एस्कोमाइसिटीज के अंदर, तो वहाँ आपको क्या देखने को मिल रहा था कि एसेक्सुअल स्पोर क्या बन रहे थे, कॉनिडिया बन रहे थे, ठीक है। जबकि बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर एसेक्सुअल स्पोर क्या है, एब्सेंट है, नहीं बन रहे, वहाँ पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने को मिल रहा है। प्लस अगर हम यहाँ बात करें इसके अलावा, तो आप यहाँ देखोगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फिनोमिना कैसी हो रही है। जो थर्ड टाइप हमें यहाँ देखने को मिलेगा वो होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि एक हायर ऑर्गेनिज्म की सबसे बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर मान के चलते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो बेसिडियोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो बेसिकली यहाँ पे भी हमें कैसे देखने को मिलेगा, सोमैटोगेमी की तरह देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड होगा वो क्या होगा, सोमैटोगेमी। सोमैटोगेमी यानी कि यहाँ पे भी सेक्स ऑर्गन नहीं बनेंगे, डायरेक्ट जो माइसीलियम होती है वो एक दूसरे से क्या करती है, फ्यूज करती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देखेंगे कि दो वेजिटेटिव या सोमेटिक जो माइसीलियम है, दो अलग अलग माइसीलियम, दो अलग जीनोटाइप की बोल सकते हैं माइसीलियम एक दूसरे के पास आएगी और उनके जो एपिकल एंड होते हैं वो एक दूसरे के साथ फ्यूज करेंगे। तो हम इसको डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करें तो आप देखोगे यहाँ पे एक दो अलग अलग दिखाना है, तो हम लोग यहाँ पे दोनों अलग अलग दिखाएंगे इस तरीके से। तो ये दो अलग अलग जेनेटिक्स की क्या है, माइसीलियम है। एक ये माइसीलियम है और एक हमारे सामने ये माइसीलियम है। तो दो डिफरेंट स्ट्रैंड की माइसीलियम है, दो डिफरेंट स्ट्रैंड है, इसीलिए यहाँ पे मैं एक को पॉजिटिव और एक नेगेटिव शो कर रही हूँ, ठीक है। ये इनका क्या होता है, एपिकल एंड होता है, एपिकल एंड, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इन दोनों माइसीलियम को नेक्स्ट डायग्राम में हम लोग देखेंगे कि इन दोनों माइसीलियम के जो एपिकल एंड है वो एक दूसरे से क्या करते हैं, फ्यूज होते हैं, ठीक है। और इन दोनों के एपिकल एंड का जो फ्यूज होने की जो ये प्रोसेस होती है इसको हम किस नाम से जानते हैं, प्लाज्मोगेमी। तो मतलब यहाँ पे जो ये फिनोमिना हो रही है इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या हो गया, प्लाज्मोगेमी, ठीक है। कौन से फिनोमिना हुई, प्लाज्मोगेमी। इससे पहले यहाँ हम लोगों ने क्या देखा कि दो जो डिफरेंट जो स्ट्रेन है या फिर जीनोटाइप है वो क्या कर रहे हैं, कम क्लोज टू ईच अदर, ठीक है। और फिर वो एक दूसरे का जो एपिकल एंड में यहाँ पे क्या फ्यूजन देखने को मिल रहे हैं, एपिकल एंड जो हो रहा है इनके अंदर क्या हो रहा है, फ्यूज हो रहे हैं, ठीक है। और इसको हम फिनोमिना को क्या बोलते हैं, प्लाज्मोगेमी बोला जाता है, ठीक है। अब आप क्या देखते हो आगे, यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ये इस तरीके से स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, ठीक है, जिसके अंदर आपको इस तरीके से न्यूक्लियस की प्रेजेंस देखने को मिलेगी और एक यहाँ पे डाइकैरियोटिक सेल का फॉर्मेशन आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लाज्मोगेमी होने के बाद जो ये स्ट्रक्चर आपके सामने आ रही है, यानी कि ये जो स्ट्रक्चर है इसको आप क्या नाम देते हो, डाइकैरियोन, ठीक है, डाइकैरियोन। ये जो स्ट्रक्चर है वो एस्कोमाइसिटीज में भी हमें देखने को मिल रही थी। जैसे ही ये यहाँ पे जो माइसीलियम है वो कैसी है, मोनोकैरियोटिक माइसीलियम है, ठीक है। अब यहाँ पे डाइकैरियोन स्टेज जैसे ही बन गया तो यहाँ पे क्या बनेगा, क्लैंप कनेक्शन का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पे हमें क्या बनाना है, क्लैंप कनेक्शन बनाना है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या ड्रॉ कर रहे हैं, क्लैंप कनेक्शन। इस तरीके से एक ट्यूबुलर फॉर्म बनती है क्लैंप कनेक्शन के दौरान। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लैंप कनेक्शंस का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो जब आप क्लैंप कनेक्शन देखते हो तो आप यहाँ देखोगे कि दो अलग अलग सेल्स जो है वो एक दूसरे में यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ये क्या बन गए, क्लैंप कनेक्शन। इनको हम क्या बोलते हैं, क्लैंप कनेक्शन।
और जैसे ही क्लैम्प कनेक्शन बनता है तो उसका जो रिजल्ट हमारे सामने आता है, इसका जो रिजल्ट हमारे सामने क्या रहेगा कि यहाँ पे जो माइसीलियम है वो अब क्या हो जाएगी, डाइकैरियोटिक हो जाएगी। ठीक है, तो आप यहाँ देखोगे माइसीलियम जो है वो क्या हो चुकी है, डाइकैरियोटिक माइसीलियम देखने को मिलती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे सामने ये माइसीलियम कैसे होगी, ये जो माइसीलियम है इसको हम बोलेंगे डाइकैरियोटिक माइसीलियम। ठीक है, तो क्लैम्प कनेक्शन से मोनोकैरियोटिक जो है वो अब किस में कन्वर्ट होगी, डाइकैरियोटिक के अंदर। अब हमें देखना है कि जो ये डाइकैरियोटिक माइसीलियम है हमारे सामने, इन डाइकैरियोटिक माइसीलियम के ऊपर कुछ बेसिडियम का फॉर्मेशन होता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो बेसिडियम यहाँ पे बन रहे हैं वो बेसिकली आगे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे स्पोर फॉर्मेशन में, क्योंकि अब जो स्पोर फॉर्मेशन की जो फिनोमिना है वो हमें यहीं देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये जो हमारे सामने स्ट्रक्चर बन रही है ये डाइकैरियोटिक माइसीलियम की बन रही है, और यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर है वो किसकी है, बेसिडियम। ठीक है, यानी कि ये जो बन रहे हैं ये क्या है, बेसिडियम। ठीक है, बेसिडियम बनने के बाद में कैरियोगेमी की फिनोमिना कंप्लीट होएगी। तो आप यहाँ क्या देखते हो कि जो न्यूक्लियस होते हैं वो ऊपर की तरफ क्या हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं कि जो न्यूक्लियस होंगे वो ऊपर की तरफ क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे, और फिर एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, फ्यूजन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे ये न्यूक्लियस जो है वो इधर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे इस तरीके से ये न्यूक्लियस क्या हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं, आप यूँ समझ लीजिए। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे जब न्यूक्लियस ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गए तो यहाँ पे सेकंड स्टेप होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, कैरियोगेमी। और कैरियोगेमी में क्या होता है, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस होता है। ठीक है, अब जब फ्यूजन होगा न्यूक्लियस के अंदर तो हमें जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी। आप यहाँ पे देखोगे कि जब कैरियोगेमी हो जाती है तो कैरियोगेमी के जस्ट बाद हमारे सामने जो बन के आता है वो एक बड़ा सा न्यूक्लियस प्रिपेयर होता है, और इस न्यूक्लियस को हम किस नाम से जानते हैं, ये जो न्यूक्लियस बना है उसको हम बोलते हैं डिप्लॉइड न्यूक्लियस। ठीक है, अब ये जो डिप्लॉइड न्यूक्लियस है इसके अंदर आगे का थर्ड पोर्शन कंप्लीट होगा, और वो जो थर्ड पोर्शन है वो क्या है, मियोसिस। मियोसिस यानी कि अब हमारा जो डिवीजन रहेगा वो क्या रहेगा, मियोसिस। जो मियोसिस किसमें होगी, डिप्लॉइड न्यूक्लियस जो होता है वो क्या आगे परफॉर्म करेगा, मियोसिस। अब ये जो मियोसिस की फिनोमिना है वो आपको किस तरीके से देखने को मिलेगी, उसके अंदर जो ये बेसिडियम है इनके चारों तरफ आप देखोगे तो चार चार क्या बनने लग जाएंगे, इस तरीके से स्पोर्स का फॉर्मेशन होने लग जाएगा। ठीक है, तो हम देखेंगे इस तरीके से क्या बनने लगे, स्पोर्स बनने लग जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों को यहाँ पे स्पोर जो है, और इन स्पोर्स को हम किस नाम से जानेंगे, ये जो स्पोर्स होते हैं इनको हम बोलते हैं बेसिडियोस्पोर, और इनके अंदर ये हैप्लॉइड न्यूक्लियस की भी प्रेजेंस देखने को मिलती है। ठीक है, तो बेसिडियम के ऊपर क्या बन रहे हैं, ये बन गए बेसिडियोस्पोर का फॉर्मेशन हो गया। तो अगर हम लेबलिंग करें तो हमारे सामने आता है कि ये जो बन रहे हैं ये तो क्या है, बेसिडियोस्पोर्स, और जिसके ऊपर बन रही है उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, बेसिडियम। क्या बोलेंगे इनको, बेसिडियम। तो मियोसिस के बाद जो है हमारे पास क्या आ जाते हैं, स्पोर्स बन जाते हैं जिसको हम बेसिडियोस्पोर और बेसिडियम बोलते हैं। उसके बाद जो ये स्पोर्स होते हैं यानी कि बेसिडियोस्पोर क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाएंगे, और जब ये फ्री हो जाते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत सारे स्पोर्स जो हैं वो हमें हैप्लॉइड फॉर्म में देखने को मिलते हैं, जिनके अंदर न्यूक्लियस जो है ये हैप्लॉइड कंडीशन में लेके बैठे होते हैं। यानी कि ये जो स्पोर होते हैं ये क्या है,
हैप्लोइड है और इनको हम किस नाम से जानते हैं, बेसिडियो स्पोर्स। अब ये जो स्पोर्स क्या हो चुके हैं, फ्री हो गए, और फ्री होने के बाद में ये स्पोर आगे क्या करेंगे, जर्मिनेशन करेंगे, और जब जर्मिनेशन किया जाएगा तो फिर ये जो स्पोर्स हो गए आगे क्या बनाएंगे, न्यू माइसीलियम का क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे, राइट। तो इस तरीके का जो सेक्सुअल सोमेटोगेमी है मेथड जो देखने को मिलता है बेसिडियम में, इसको एक बार फिर से रिकॉल करें तो आपको क्लियर हो जाएगा। हम यहाँ पे स्टेप वाइज बात करें तो जो पहला स्टेप है हमारा सोमेटोगेमी, यानी कि हम क्या पढ़ रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बेसिडियोमाइसीट्स, ठीक है, जिसको क्लब फंजाई के नाम से भी जानते हैं। तो आप क्या देखते हो कि यहाँ पे सबसे पहले जो मेथड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो कौन सा होता है, सोमेटोगेमी होता है। इसके अंदर जो फर्स्ट स्टेप है वो हमारा ये है, यानी कि फर्स्ट स्टेप में दो डिफरेंट स्ट्रेन के या दो डिफरेंट जेनेटिक मटेरियल लिए हुए या जीनोटाइप के माइसीलियम एक दूसरे के पास आते हैं और पास आके एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप, ये फर्स्ट था और ये हो गया सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में हमें क्या देखने को मिलती है, प्लाज्मोगेमी। देन थर्ड स्टेप में हमारे सामने क्या बनता है, डाइकैरियोन स्टेज बन गई। फोर्थ स्टेप में हम क्या बनाएंगे, क्लैम्प कनेक्शन का फॉर्मेशन होगा। जैसे ही क्लैम्प कनेक्शन बनता है तो जो मोनोकैरियोटिक माइसीलियम होती है वो अब किस में कन्वर्ट होगी, डाइकैरियोटिक माइसीलियम में, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्लैम्प कनेक्शन बनने के बाद में माइसीलियम चेंज हो गई है और इस स्टेप को हम क्या बोलते हैं, डाइकैरियोटिक माइसीलियम का बनना, जो कि आफ्टर क्लैम्प कनेक्शन होता है। अब क्लैम्प कनेक्शन के बाद में फिर इस डाइकैरियोटिक माइसीलियम पे क्या बनने लगे, बेसिडियम का फॉर्मेशन होने लग जाता है। और बेसिडियम के फॉर्मेशन के बाद में फिर कैरियोगेमी फिनोमिना कंप्लीट होती है। कैरियोगेमी बनने के बाद में फिर 8th स्टेप में हम देखते हैं कि डिप्लॉइड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ। डिप्लॉइड न्यूक्लियस ने फिर 9th स्टेप पे क्या किया, मियोसिस डिवीजन कर दिया। और 10th स्टेप पे हमारे सामने क्या बन गए, बेसिडियो, यानी कि मियोसिस जो है हमारा 9th स्टेप है, ठीक है। और फिर 10th स्टेप पे हमारे पास क्या बन गए, बेसिडियो 4 बन गए, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिडियो 4 फिर क्या हो गए, यहाँ पे फ्री हो गए। फ्री होने के बाद में ये क्या करेंगे, जर्मिनेट करेंगे और फिर ये क्या बनाएंगे, न्यू माइसीलियम का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास क्या बने हैं, बेसिडियोस्पोर्स बने हैं। अगर एस्कोमाइसिटिस से अगर हम कंपैरिजन करें कि एस्को जो स्पोर और जो अब बने हैं वो क्या बने हैं, बेसिडियो स्पोर बने हैं, तो ये दोनों ही, पहली बात क्या है, ये भी क्या होते हैं, सेक्सुअल स्पोर है और ये भी क्या है, सेक्सुअल स्पोर है, ठीक है। लेकिन एस्कोस्पोर जो होते हैं वो जिस सैक लाइक स्ट्रक्चर में फॉर्म होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इनकी इनका जो फॉर्मेशन है वो कहाँ होता है, एस्कस में होता है, लेकिन इनका जो फॉर्मेशन होता है वो बेसिडियम में होता है, ठीक है। ये जो एस्कोस्पोर्स होते हैं वो एंडोजीनसली बनते हैं, ठीक है, यानी कि इनसाइड दी स्पोरेंजिया, इनसाइड दी एस्कस, जबकि बेसिडियो होते हैं वो एक्सोजीनसली फॉर्म होते हैं, यानी कि आउटसाइड दी बेसिडियम इनका फॉर्मेशन देखने को मिलता है, ठीक है। इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि जो ये बेसिडियम है वो किसके सिमिलर है, तो ये एक दूसरे के आपस में क्या है, ये सिमिलर स्ट्रक्चर होती है, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, बेसिडियम इज सिमिलर टू एस्कस, ये स्टेटमेंट सही है या गलत, तो ये दोनों बिल्कुल सही है। एस्कर और बेसिडियम जो है वो सिमिलर स्ट्रक्चर है, क्योंकि दोनों का काम ही होता है, एस्कस तो एस्कोस्पोर बनाएगा और बेसिडियम जो होता है वो बेसिडियोस्पोर बनाता है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर होती है एक दूसरे की क्या होती है, सिमिलर होती है, ठीक है। अब जो एस्कोस्पोर जब बनते हैं तो इनके अंदर क्या बनती है, एक फ्रूटिंग बॉडी बनती है, ठीक है। और इस फ्रूटिंग बॉडी को आप किस नाम से जानते थे, एस्को कार्प के नाम से जानते थे, ठीक है। अब इसी तरीके से यहाँ पे भी क्या बनती है, एक फ्रूटिंग बॉडी बनेगी, फ्रूटिंग
बॉडी, और इस फ्रूटिंग बॉडी को हम किस नाम से जानते हैं? बेसिडियो कार्प, बेसिडियो कार्प के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के ये दोनों स्पोर्स के अंदर बेसिकली हमारे सामने क्या आते हैं? डिफरेंस आते हैं। ये भी हैप्लॉइड होते हैं और ये भी हैप्लॉइड है। तो इन दोनों के अंदर मैंने सिमिलरिटी और डिससिमिलरिटी दोनों आपके सामने रख दी हैं। नहीं समझ में आए तो आपको पहले एस्कोस्पोर यानी कि एस्कोमाइसिटीज को दोबारा से समझना होगा, देन आप कंपैरिजन करोगे अगर बेसिडियोमाइसिटीज के साथ, तो बहुत सारी चीज़ें बहुत ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगी। जैसे कि एस्को स्पोर जहाँ बनते हैं वो कौन से थे? एस्कोमाइसिटीज का जो कॉमन नेम सैक, बेसिडियोमाइसिटीज का कॉमन नेम जो बोला जाता है क्लब, यानी कि हम इसको क्लब फंजाई के नाम से जानते हैं क्योंकि क्लैम्प कनेक्शन बनता है इसके अंदर। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद में एस्कोमाइसिटीज जो है उसके अंदर सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन था और एसेक्सुअल स्पोर में कोनिडिया बन रहे थे। बेसिडियो के अंदर कोनिडिया यानी कि एसेक्सुअल स्पोर नहीं बनते। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज। बट दोनों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो एक ही मेथड से हो रही थी और वो कौन सी थी? सोमेटोगेमी। सोमेटोगेमी के अंदर हमें दिख रहा था कि दो अलग अलग जो माइसीलियम है उनके अंदर सेक्स ऑर्गन्स नहीं बनते और वो आपस में आके फ्यूज करती हैं। प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, मियोसिस सारी फिनोमिना कंप्लीट होती है और फिर एस्कोस्पोर एस्कोमाइसिटीज में और बेसिडियोस्पोर बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर फॉर्म होते हैं। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल देखें यहाँ पे। सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो हमें क्या देखने को मिलेगा? पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पे पक्सीनिया। पक्सीनिया, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है क्योंकि पक्सीनिया जो होते हैं वो डेवलप करते हैं कौन सा? रस्ट इन वीट। तो रस्ट डिजीज कोज करने वाले होते हैं पक्सीनिया। ठीक है, तो पक्सीनिया को हम रस्ट फंजाई के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? रस्ट फंजाई। तो मैं लिख देती हूँ, इसको हम क्या बोलते हैं? रस्ट फंजाई। ये जो नेम है ना, कॉमन नेम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम पक्सीनिया के बारे में बात करें तो हमारे सामने क्या आता है? पक्सीनिया जो है वो अलग तरीके या फिर अलग टाइप के हो सकते हैं और जो पक्सीनिया है वो एक हेट्रोसियस फंजाई है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया, हेट्रोसियस फंजाई। ठीक है, यानी कि मतलब नीड टू टाइप ऑफ होस्ट टू कंप्लीट। हेट्रोजीनस का मतलब होता है कि द फंगस that needs two types of host to complete its life cycle। ठीक है, तो इसको हेट्रोसियस फंजाई भी बोलते हैं। अब जब बात चली रही है इनके दोनों होस्ट की, तो यहाँ पे दो टाइप के होस्ट हैं। तो कौन कौन से होस्ट होंगे? यहाँ पे जो पहला होस्ट है वो तो कौन सा है? वीट, यानी कि ये क्या है? प्राइमरी होस्ट है। और जो सेकंड होस्ट होता है इसका, पक्सीनिया का, वो है बारबेरी। ठीक है, बारबेरी जो कि एक अल्टरनेटिव या फिर सेकेंडरी होस्ट में रखते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देख लिया, पक्सीनिया को हम रस्ट फंजाई के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये एक हेट्रोसियस फंजाई है, मतलब पक्सीनिया एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स लेके बैठी हुई है, इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है। और ये रस्ट डिजीज कोज करती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? रस्ट फंजाई के नाम से जानते हैं। इसके अलावा और एग्जाम्पल देखें हम नेक्स्ट। सेकंड पक्सीनिया के बाद में जो एग्जाम्पल हमारे पास आता है वो है मशरूम। मशरूम, ठीक है,
मशरूम को हम बेसिडियोकार्प भी बोल सकते हो आप, बेसिडियोकार्प। ठीक है, मशरूम आप सब लोगों ने देखी हुई है। इस तरीके से मशरूम का डायग्राम बना सकते हैं कि मशरूम प्रेजेंट होती है। ठीक है, और मशरूम के अंदर इस तरीके से छोटे छोटे बहुत सारे बेसिडियम प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पोर्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, और ये इनके अंदर गिल्स लाइक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती है। ठीक है, अगेरिकस मशरूम का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल रहता है अगेरिकस भी। ठीक है, तो यहाँ पे जो खाने वाली मशरूम भी अलग अलग टाइप की होती है। अगर हम ईडेबल, पहले तो हम मशरूम के बारे में बात करें तो मशरूम बेसिकली अम्ब्रेला लाइक होती है। पहला जो पॉइंट हमारे लिए है, ये देखने में कैसी होती है, अम्ब्रेला लाइक क्या होती है, फंजाई है। ठीक है, दूसरा ये ग्रो करती है ड्यूरिंग द रेनी सीजन। ठीक है, ग्रोइंग इन ग्राउंड्स ड्यूरिंग रेनी सीजन। ठीक है, जो रेनी सीजन है उनके अंदर ये क्या करती है, ग्रो करती है। ठीक है, अब क्या है, मैंने बोला कि मशरूम जो होती है कुछ खाने वाली होती है, कुछ नहीं होती। तो सम मशरूम आर ईडेबल। ठीक है, अगर ईडेबल मशरूम का एग्जाम्पल हमसे पूछा जाए तो मोस्ट डिलीशियस जो मशरूम है, जो फंगस है, जो यूजुअली खाने में काम में आती है, वो कौन सी है, वो है अगेरिकस। अगेरिकस बिस्पोरस, बिस्पोरस और अगेरिकस। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसका हो गया साइंटिफिक नेम। ठीक है, इसके अलावा जो मोस्ट पॉइजनस, वैसे तो आपकी एनसीईआरटी के अंदर जो पॉइजनस मशरूम दी हुई है वो टोडस्टूल दिया जाता है। ठीक है, वैसे सबसे जो वर्ल्ड की मोस्ट पॉइजनस मशरूम है वो है एमिनिटा मस्कैरिया। ठीक है, ये सबसे पॉइजनस मशरूम वाली जाती है। तो मैं दोनों ही एग्जांपल यहाँ पे बता देती हूँ, यानी कि एंड सम मशरूम आर पॉइजनस। ठीक है, तो इसके अंदर जो हमारे पास जो वर्ल्ड्स मोस्ट पॉइजनस का एग्जांपल रहेगा वो तो क्या आएगा, एमेनिटा मस्केरिया, एमेनिटा मस्केरिया। और जो सेकंड एग्जांपल हमारे सामने आएगा जो कि हमारी एनसीईआरटी ने मेंशन किया हुआ है वो है पॉइजनस मशरूम, जो कि ईडेबल, नॉन ईडेबल है, पॉइजनस मशरूम, वो है टोडस्टूल, जो कि आपकी एनसीईआरटी के अंदर मेंशन की हुई है। तो टोडस्टूल और एक हमारे पास अगेरिकस, ये दो जो है ईडेबल और पॉइजनस, ये हमें मेनली याद रखनी है। ठीक है, तो एग्जांपल, हम दो एग्जांपल पक्सीनिया और मशरूम कर चुके हैं। उसके बाद जो हमारे पास एग्जांपल आता है वो एग्जांपल है स्मट फंजाई का। ठीक है, यूस्टिलेगो। ठीक है, थर्ड एग्जांपल जो है वो है यूस्टिलेगो। ठीक है, ये थर्ड एग्जांपल है और इसको स्मट फंजाई के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, स्मट फंजाई। ठीक है, और इसका मतलब यूस्टिलेगो जो होती है वो कोज करती है स्मट डिजीज। ठीक है, कौन सी डिजीज, स्मट डिजीज ऑन प्लांट। ठीक है, अब स्मट डिजीज मेनली अफेक्ट करती है सीड्स ऑफ क्रॉप प्लांट और स्मट फंजाई जो कि है इन्फेक्ट करती है सीड को और फिर ये जो स्पोर प्रोड्यूस कर देते हैं इनसाइड द सीड और जिससे आगे वो जर्मिनेट नहीं हो पाते। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, हमारे सामने एग्जाम्पल किसका रहता है, स्मट फंजाई के अंदर
यूस्टिलिगो। ठीक है, यहाँ पे मैंने अगेरिकस बताया था, और ये अगर याद हो तो इसके अंदर गिल्स की प्रेजेंस होती है। तो अगेरिकस को हम एक और नाम से भी जानते हैं, अगेरिकस को गिल फंजाई के नाम से भी जानते हैं, ये मैं बताना भूल गई थी। यानी कि अगेरिकस को हम क्या बोलते हैं, गिल फंजाई बोला जाता है। ठीक है, इसे गिल्स लाइक स्ट्रक्चर इसके अंदर देखने को मिलती है, फैद्री से स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। ठीक है, तो अगेरिकस भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। उसके बाद जो हमारे पास एग्जाम्पल आता है वो है पफ बॉल्स। ठीक है, फोर्थ जो एग्जाम्पल है वो है पफ बॉल्स। ठीक है, तो ये एक किस तरह की फंजाई है, तो आप बोलोगे ये एक सैप्रोफाइटिक फंजाई है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, और मैं आपको बता रही हूँ सैप्रोफाइटिक नेचर की होती है। फ्रूटिंग बॉडी जो होती है पफ बॉल की वो काफ़ी, यानी कि अगर फ्रूटिंग बॉडी की बात करें, फ्रूटिंग बॉडी, तो वो बहुत सुंदर होती है पफ बॉल की। एक तो लार्ज होती है एंड बहुत ब्यूटीफुल होती है, ब्यूटीफुल। ठीक है, और इट टच्ड फ्रूटिंग बॉडी को अगर अपने टच करते हैं तो उसे ब्लैक पाउडर क्या होता है, रिलीज होता है। ठीक है, पफ बॉल्स के अंदर जो है कुछ ऐसे पफ बॉल्स भी होती हैं जिनसे मेडिसिन यानी कि एंटी कैंसर मेडिसिन क्या की जाती है, ऑब्टेन की जाती है। तो वो एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू रहता है कि हमें अगर कमर्शियली यूज़ देखते हैं तो फंजाई जो हैं, बेसिकली फंजाई के काफ़ी सारे ऐसे हमारे सामने एग्जाम्पल्स रहते हैं जो कि एज ए यूज़फुल है, उनका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हमारे सामने आता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मेडिसिनल वैल्यूज़ हैं वो रखते हैं। तो जो बेसिडियोमाइसिटीज़ है उसके अंदर हमारे पास जो मेन एग्जाम्पल जो हमें बहुत अच्छे से याद रखने हैं वो है, एक तो एगेरिकस जिसको हम इडिबल मशरूम बोलते हैं, स्मट फंजाई, यूस्टिलिगो, रस्ट फंजाई, पॉक्सीनिया, और एक हमारे पास ब्रैकेट फंजाई भी आती है। फिफ्थ एग्जाम्पल हमारे पास रहता है वो है ब्रैकेट फंजाई। फिफ्थ में हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो है ब्रैकेट फंजाई, जो कि आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ब्रैकेट फंजाई को आप सेल्फ फंजाई के नाम से भी जानते हो। ठीक है, इसका ओरिजिनल नेम जो है वो होता है गैनोडेर्मा पॉलीपोरस, गैनोडेर्मा पॉलीपोरस। ठीक है, और पफ बॉल्स का जो नाम था वो बोला जाता है लाइकोपर्डन। ठीक है, तो इस तरीके से पफ बॉल जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसमें से इसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ रस्ट फंजाई, व्हाट इज़ द नेम ऑफ स्मट फंजाई, इस तरीके से। तो आपको ये बड़े ही कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए सारे के सारे एग्जाम्पल। ठीक इसी तरीके से एस्कोमाइसिटीज़ के एग्जाम्पल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर 3 एग्जाम्पल एस्पेरिजिलस, क्लेविसेप्स और न्यूरोस्पोरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट रहते हैं। उसके अंदर मोरसेला और जो ट्रफल्स थे, ये दोनों इडेबल और बड़े ही डिलीशियस थे। तो ये कुछ 4-5 एग्जाम्पल है, गिन के अगर आप देखोगे ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। वहीं अगर फाइकोमाइसिटीज़ के राइजोपस और म्यूकर जो ब्रेड मोल्ड के नाम से जाने जाते हैं, तो ये एग्जाम्पल्स हैं। तो हमें एक कंपैरेटिव एनालिसिस करना आना बहुत ज़रूरी है। आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इनसे रिगार्डिंग, जैसे कि अभी हम तीनों डिवीज़न को किया है, तो अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस जनरेट होते हैं यहाँ पे कि कौन कौन सी तरह की फंजाइज हमें देखने को मिलती है। अलग अलग तरह की फंजाई हमारे सामने आई है अभी तक। अगर हम फाइकोमाइसिटीज से स्टार्ट करें तो फाइकोमाइसिटीज से हो सकता है आपसे, जिसमें कुछ क्वेश्चंस हैं मैं आपसे पूछ रही हूँ जिसका आपको आंसर करना है। अगर आपने लेक्चर को बहुत अच्छे से सुना होगा तो आप डेफिनेटली कर पाओगे। जैसे कि ब्रेड मोल्ड किसको बोला जाता है, ठीक है, ब्रेड मोल्ड। आंसर आप खुद से करोगे, मैं नहीं बताऊंगी। इस लेक्चर के अंदर सारे आंसर्स आपको मिल जाएंगे, और जो फाइकोमाइसिटीज है वो प्रीवियस लेक्चर में है। तो ब्रेड मोल्ड किसको बोला जाता है ये पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन बन सकता है कि पैरासाइट बताओ किसका, ऑन मस्टर्ड। ठीक है,
तीसरा आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है इसके अलावा कि जो ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक है, ये पूछ लिया जा सकता है। इसके अलावा आपसे पूछ लिया जा सकता है ईडेबल फंजाइज के बारे में पूछ लिया जा सकता है कि ईडेबल फंजाई बताओ, यानी कि अगर हम नॉर्मली फंजाई की अगर हम बात करें तो अलग अलग तरह की फंजाइज थी, जैसे ड्रोसोफिला था और इसके अलावा कुछ और भी फंजाइज थी जो हमसे पूछ ली जाती है, जैसे कि ब्लैक मोल्ड भी पूछा गया है। ब्लैक मोल्ड किसको बोलते हैं, कौन सी फंजाई को बोला जाता है। ग्रीन मोल्ड हमारे सामने भी आया हुआ था, ग्रीन मोल्ड क्या है, किसको बोला जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपसे पूछ लिया जाता है एक जो नॉन माइसीलियम फंजाई, नॉन माइसीलियम फंजाई किसको बोला जाता है। नॉन माइसीलियम फंजाई तो बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक आपसे पूछ लिया जाता है यूनिसेलुलर फंजाई बताओ, ठीक है। एक आपसे पूछ लिया जाता है ये कोप्रोफिलस फंजाई, अगर आपने देखा है अगर लास्ट क्लास में, तो एस्कोमाइसिटीज के हैबिटेट की बात करें तो एस्कोमाइसिटीज सैप्रोफाइटिक थे, डिकम्पोजर थे, पैरासाइटिक थे और क्रोपोफिलस थे, यानी कि जो कैटल जो एक्सक्रीटा होता है उसी पर ये क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्रोपोफिलस का जो आंसर होगा वो मैं बता देती हूँ, वो क्या रहेगा, एस्कोमाइसिटीज बोला जाता है, ठीक है। बाकी के जो आंसर्स है आप खुद लिखोगे कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा आपसे पूछ लिया जा सकता है ईडेबल मशरूम का नाम बताओ, ठीक है। इट्स 9th क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, ईडेबल मशरूम कौन सी है, ठीक है। या फिर आपसे स्मट फंजाई, रस्ट फंजाई, ठीक है। इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं, ब्रैकेट फंजाई, ठीक है, और पफ बॉल्स किसको बोलते हैं या किस फाइलम या डिवीज़न में हम इसको पुट करते हैं। तो इस तरीके से काफ़ी सारे क्वेश्चंस जनरेट होते हैं जो उनके कॉमन नेम्स पे पूछे जाते हैं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको खुद से सॉल्व होने चाहिए, तभी आपको ये जो किंगडम फंजाई है वो अच्छे से क्लियर हो पाएगा, ठीक है। तो आप देखोगे कि जो टोटल, ठीक है, तो अभी क्या है कि हमें देखना है कि जो हमारे पास स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इन सारी फंगस की, वो भी क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे माइसीलियम से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर हम रिपीट करें माइसीलियम, तो सबसे पहले फाइकोमाइसिटिस थी, तो फाइकोमाइसिटिस के अंदर माइसीलियम जो थी वो कोइनोसाइटिक थी, बीच में सेप्टा नहीं प्रेजेंट थे, मल्टी सेलुलर लग रही थी और ब्रांच्ड थी, ठीक है। फिर जो एस्कोमाइसिटिस और बेसिडियोमाइसिटिस हायर फंगस में रखते हैं हम लोग, और इनके अंदर जो माइसीलियम थी वो सेप्टेट थी और ब्रांच्ड थी, ठीक है। ऑल्दो यहाँ पे सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन नहीं देखने को मिल रहा था, क्योंकि गैमेटेंजियल कॉपुलेशन और गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट ये दोनों टाइप के मेथड थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, वो हमें फाइकोमाइसिटीज में ही देखने को मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ इस तरह के फिनोमेना नहीं आती। इसके बाद जो हमारे पास फंजाई आती है वो है ड्यूटेरोमाइसिटीज। नेक्स्ट लास्ट जो फंजाई पढ़ रहे हैं वो कौन से है, ड्यूटेरोमाइसिटीज, ठीक है। अब ड्यूटेरोमाइसिटीज को हम किस नाम से जानते हैं, इसको या तो आप बोल सकते हो फंजाई इम्परफेक्टी भी बोल सकते हो, या फिर इसको इम्परफेक्ट फंजाई भी बोल सकते हो, इम्परफेक्ट फंजाई, ठीक है। तो ओवरऑल आप देखो कि आपके पास अलग अलग तरह की फंजाई आ गई। फंजाई की सबसे स्टार्टिंग, यानी कि फंजाई लाइक ऑर्गेनिज्म आप याद करो, आपको कहाँ देखने को मिला था, तो वो मिला था अपने को प्रोटिस्टा के अंदर। प्रोटिस्टा में स्लाइम मोल्ड्स थे जिनको हम फॉल्स फंजाई के नाम से जानते थे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया हमारे पास कि फॉल्स फंजाई क्या है। फंजाई आते हमारे पास माइंड में चलेगा
किंगडम फंजाई, और वहाँ पे फॉल्स फंजाई याद नहीं रहेगा, इम्परफेक्टी को आप फॉल्स में कर दोगे, लेकिन इम्परफेक्टी तो अलग है और फॉल्स फंजाई अलग है। फॉल्स फंजाई बेसिकली हमें किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर देखने को मिलता है, जिसके अंदर वो एक कनेक्टिव लिंक शो करते हैं कि कहीं ना कहीं वो आगे फंजाई का जो किंगडम है वो फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो स्लाइम मोल्ड जो है वो फॉल्स फंजाई है, उसके जैसे हैं, लेकिन ट्रू फंजाई नहीं कंसिडर किए जाते हैं। फिर हमारे पास लोवर फंजाई या एल्गल फंजाई आई थी, फिर सैक फंजाई आई थी, क्लब फंजाई आई है, और अब हमारे पास कौन सी आई है, फंजाई इम्परफेक्टी या इम्परफेक्ट फंजाई बोला जाता है, ठीक है। अब क्या क्या रीजन है कि ड्यूटेरोमाइसेटीज जो कि फोर्थ डिवीजन है, इसके अंदर हमें ये चीज़ देखने को मिल रही है कि जो जो इसको इम्परफेक्ट क्यों बोला जाता है। देखो, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो परफेक्ट स्टेज या फिर उस ऑर्गेनिज्म को हम वेल डेवलप बोलते हैं, जहाँ पे उसके अंदर परफेक्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म हो रहा होता है, वो हमारे लिए एकदम बेस्ट ऑर्गेनिज्म कंसिडर किया जाता है। क्योंकि बेस्ट रिप्रोडक्शन हमारे लिए क्या रहता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि उसी से क्या बनती है, वेरिएशंस क्रिएट होती है, ठीक है। तो अगर कोई फंजाई उसमें सेक्सुअल बाकी सारी चीज़ें प्रेजेंट है, वेल डेवलप माइसीलियम है, सारी चीज़ें, लेकिन अगर वो परफेक्ट स्टेज यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं परफॉर्म कर रही, उसमें एब्सेंट है, तो वहाँ पे ऐसे फंजाई को हम क्या बोलते हैं, इम्परफेक्टी। तो इम्परफेक्टिव फंजाई का मतलब यहाँ पे क्या है वो मैं बता देती हूँ। बिकॉज परफेक्ट स्टेज और आप बोल सकते हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन is absent in this class of फंजाई। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि इस क्लास के अंदर कौन सा डिवीज़न नहीं है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है, इसीलिए इसको हम क्या मान के चल रहे हैं, इम्परफेक्ट फंजाई के नाम से जानते हैं इसको, ठीक है। तो इस फंजाई के अंदर हम लोगों ने एक चीज़ है कि अगर इस फंजाई में अभी तक तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है, और अगर इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या बोलें कि अभी तक डिस्कवर नहीं हो पाया है, अगर इस फंजाई के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कवर हो जाए तो इस फंजाई को फिर मूव कर दिया जाएगा राइट क्लासेस, यानी कि या तो ये एस्कोमाइसिटीज के अंदर शिफ्ट होएगी या फिर ये डिटेरोमाइसिटीज के अंदर शिफ्ट होएगी। तो हम बोल सकते हैं इस फंजाई के बारे में, those fungi are included in this class in which sexual reproduction is absent or is not discovered at yet, ठीक है। और अगर when the sexual forms of this class of fungi were discovered, अगर हम इस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डिस्कवरी हो जाए, डिस्कवर्ड, they were moved into क्लास एस्कोमाइसिटीज या फिर बेसिडियोमाइसिटीज, ठीक है, फ्रॉम ड्यूटेरोमाइसिटीज। ड्यूटेरोमाइसिटीज यानी कि अगर हम इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कवर कर लें तो ये एस्कोमाइसिटीज या बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर मूव हो जाएगी, कहाँ से, ड्यूटेरोमाइसिटीज से, ठीक है। तो इसके अंदर अब क्लियर है कि जो ड्यूटेरोमाइसिटीज है इसको हम फंजाई इम्परफेक्टी बोलने का रीज़न सीधा सा स्पष्ट एक ही है कि अभी तक इसमें या तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कवर नहीं कर पाए हैं या नहीं प्रेजेंट होता, इसीलिए इसको फंजाई इम्परफेक्टी बोला जाता है। अगर ये डिस्कवर हो जाएगी तो एस्कोमाइसिटीज या बेसिडोमाइसिटीज में क्या कर दिया जाएगा, शिफ्ट कर दिया जाएगा इसको। अब हम देखेंगे कि जो इसका माइसीलियम कैसे होता है, सेक्सुअल तो नहीं है लेकिन सॉरी
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो नहीं है, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप स्टडिंग, थैंक यू।